दोस्तों, आपका स्वागत है सी सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने सी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। उस प्रोग्राम में इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h की क्या ज़रूरत है और हमारा मेन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम सी के कुछ फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन बहुत ही ब्रीफ होगा। ये डिस्कशन केवल इसीलिए होगा जिससे कि हम एक बेसिक सी प्रोग्राम बना सकें या उसे समझ सकें। तो सी में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, INT इंटीजर के लिए, फ्लोट डेसिमल वैल्यूज़ के लिए और कैर कैरेक्टर वैल्यूज़ के लिए। डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों है? तो डेटा टाइप्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि जैसे ही हम कोई वेरिएबल अपने सी प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन करनी होती है कि उसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ INT डेटा टाइप ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होना है। और अगर उसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होना है तो हम INT लगाने के बाद उसे वो कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं जिससे कि वो इंटीजर टाइप के डेटा को होल्ड कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। तो जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि इंटीजर डेटा टाइप का यूज़ केवल और केवल इंटीजर वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए ही किया जाता है। यहाँ पे जो इंटीजर डेटा टाइप की रेंज दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस रेंज के बीच में कोई भी नंबर अगर आता है तो इंटीजर डेटा टाइप उसे हैंडल करने में सक्षम है। जब भी हमें स्कैनफ या प्रिंटफ का यूज़ करके अपने वेरिएबल में या तो इनपुट लेना हो या वेरिएबल से आउटपुट देना हो तो हम स्कैनफ या प्रिंटफ में अपने डेटा टाइप का एक रेफरेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में हमने दिखाया है कि स्कैनफ में हमने रेफरेंस यूज़ किया %d इंटीजर डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में और हमारा इंटीजर वेरिएबल था a। इसी तरह से प्रिंटफ में हमने रेफरेंस के लिए यूज़ किया %d को, जो कि इंटीजर डेटा टाइप के लिए यूज़ होता है और हमारा इंटीजर वेरिएबल था a। तो अब आते हैं फ्लोट पे। फ्लोट को बेसिकली डेसिमल वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि 3.1414, 7.98, 10.67 एक्सेट्रा। जैसे इंटीजर की रेंज होती है वैसे ही फ्लोट की रेंज भी डिफ़ाइन की गई है। यहाँ पर हम प्रिंटफ और स्कैनफ में अपने फ्लोट वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए %f का यूज़ करते हैं। जिस तरह से कि हम %d का यूज़ कर सकते हैं इंटीजर वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे हम %f का यूज़ करते हैं फ्लोट के रिस्पेक्ट में। अब आते हैं कैर यानी कैरेक्टर डेटा टाइप पे। तो कैरेक्टर डेटा टाइप को बेसिकली किसी भी तरह के इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर या फिर किसी सिंबल को हैंडल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंटीजर या फिर फ्लोट की रेंज होती है, उसी तरह से कैरेक्टर की रेंज होती है। और जैसे हमने स्कैनफ और प्रिंटफ में इंटीजर के लिए %d और फ्लोट के लिए %f का यूज़ किया, उसी तरह से हम अपने कैरेक्टर डेटा टाइप को रेफ़र करने के लिए %c का यूज़ करते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह का डेटा होता है तो वो हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, और किसी भी डेटा टाइप से रिलेटेड डेटा होगा तो वो भी मेमोरी में ही जाएगा। तो यहाँ हर तरह का डेटा टाइप अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्पेसिफिक स्पेस की रिक्वायरमेंट रखता है। जैसा कि इंटीजर 4 बाइट्स रिक्वायरमेंट रखता है, फ्लोट की रिक्वायरमेंट होती है 4 बाइट्स और कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है 1 बाइट। ये तो हो गई थ्योरी की बात। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हम अपने किसी भी डेटा टाइप का स्पेस रिक्वायरमेंट फाइंड करने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जैसा कि लिखा हुआ है साइज़ ऑफ और ब्रैकेट में अपने डेटा टाइप का नाम, तो हम उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में भी देख सकते हैं कि मैंने साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ किया है और उसकी मदद से मैं आउटपुट में उनके स्पेस रिक्वायरमेंट्स के रिज़ल्ट देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो हो गई डेटा टाइप्स की बात। लेकिन जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पर कई बार ऐसा होता है कि डेटा हमारे पास होता है पर हमें उसमें से इन्फॉर्मेशन फेच करनी होती है, तो उसके लिए हम उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये ऑपरेशन ऑपरेटर्स की मदद से किए जाते हैं। अब ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं, पहला यूनरी ऑपरेटर्स, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें बस एक ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, और बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हमें एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों, यहाँ जितने भी तरह के ऑपरेटर्स हैं आप उनसे लगभग फेमिलियर ही होंगे, लाइक एडिशन ऑपरेटर, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीज़न ऑपरेटर, यहाँ तक कि इक्वल टू, जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर, ये 3 ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर दोनों में ही अगर साइन वेरिएबल के पहले लगा है तो उसे हम प्री इंक्रीमेंट या प्री
डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। लेकिन अगर वही साइन हमारे वेरिएबल के बाद लगा है तो उसे हम पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे। इसी तरह से अगर हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं तो मॉड्यूलस हमें बेसिकली रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि 2 डिजिट के बीच में अगर डिवीज़न हो रहा है तो उस डिवीज़न में कितना रिमाइंडर बचा हुआ है ये हमें मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू ही पता चलेगा। तो फाइनली दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा अपने डिस्कस्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे जो है printf और scanf। जी हाँ, printf जो है एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो stdio.h का पार्ट है और इसका बेसिक पर्पज़ है हमें ऑन स्क्रीन आउटपुट देना, यानी ऑन स्क्रीन प्रिंटिंग करना। और उसके बाद आता है scanf। scanf भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। scanf का मेन पर्पज़ होता है यूज़र इनपुट लेना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि scanf में हमने लिखा हुआ है %d और %a। जी हाँ, यहाँ पे होता ये है कि हम ये scanf के थ्रू अपने कंपाइलर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है इंटीजर फॉर्म में, और उसे कहाँ स्टोर करना है, तो उसे हमें स्टोर करना है अपने वेरिएबल a के एड्रेस पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव या कोई रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।